देखिए बच्चों, दिस इज़ अवर द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ अवर 40 डेज स्प्रिंट सीरीज, जिसमें हम रचना शारीर या फिर आपकी एनाटॉमी कवर करा रहे हैं, जिसमें आपका आयुर्वेदिक पार्ट भी आएगा और मॉडर्न सेगमेंट भी आएगा। सो जितना हो सके मोस्टली इम्पॉर्टेंटली या फिर हमारे एग्ज़ाम पैटर्न के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है वो सारा मैं कवर करने का प्रयत्न करूँगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में वी आर डीलिंग विद द गर्भशारीर, जो गर्भशारीर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। गर्भशारीर पे एक LAQ और एक SAQ पूछा ही जाता है। गर्भशारीर पे LAQ आता ही है, मतलब आता ही है, नो डाउट कि गर्भशारीर पे LAQ नहीं आ सकता, आता ही। ठीक है बच्चा। सो इस वीडियो में गर्भशारीर थोड़ा बड़ा है, क्योंकि मैंने जो पास प्रीवियस ईयरली हमने जो क्वेश्चन हम निकालते हैं उसमें से जो पास 7 ऐसे क्वेश्चन मैंने निकाले जो बहुत ही रिपीटेड हुए हैं, बहुत ही मेनी टाइम्स वो पूछे जा चुके हैं। सो इसीलिए हम इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस कवर करेंगे। कौन से? देख, हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये वाला गर्भ की व्याख्या जो यहीं लिखा है, सो ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा शुद्ध शुक्र आर्तव, ये SAQ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गर्भवृद्धि का भाव का एक LAQ, जो LAQ पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। गर्भवृद्धि का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है और आस्क्ड भी है एग्जाम, ठीक है, आता भी है। तो ये मैं बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी में इसको लिखना कैसे है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं पहला SAQ विद दी गर्भ की व्याख्या। तो इस वीडियो में वी आर डीलिंग विद दिस 4 एस्पेक्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर डीलिंग विद द रिमेनिंग एस्पेक्ट। ठीक है मास्टर, चल बच्चे, लेट्स स्टार्ट विद द गर्भशारीर विद द गर्भ परिभाषा। गर्भ की ये 2 परिभाषा आपको याद होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये आपको सुश्रुत में भी आएगा आगे। PG के आप प्रिपेयर करेंगे तो शारीर स्थान में आपको मिलेगा। सो पहली जो गर्भ की व्याख्या है वो बताइए चरक ने, क्या बताइए? शुक्र शोणित गर्भाशयस्तम आत्मा। ओके, ये सुश्रुत ने बताइए। हम चरक की ओर चलते हैं। शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षिगते गर्भ यदि संज्ञा प्राप्ता। ओके बच्चा, देख क्या बताया। अब हम वर्ड की तरफ देखेंगे। शुक्र शोणितः जीव संयोगे तू खलु, क्या होता है इसका मतलब? इनका कहने का मतलब है जब शुक्र और शोणिता, शुक्र और शोणि, शुक्र मतलब कौन सा बीज होता है? पुरुषा बीज। ओके, शुक्र मतलब पुरुष बीज होता है। ओके, शुक्र मतलब पुरुष बीज और शोणित मतलब स्त्री बीज। इनका क्या हो गया? संयोग हो गया। इनका संयोग कहाँ हो गया? कुक्षी भाग में हो गया। मतलब इसका संयोग कुक्षी भाग, या फिर हम इसे देखिए, इनका संयोग हो गया। इनका संयोग हो जाने की वजह से वहां पे एक जीव की उत्पत्ति हो गई, एक जीव की उत्पत्ति हो गई, या फिर जीव की प्राप्ति हो गई, जीव की उत्पत्ति। और वो जीव की जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ हो गई है? वो कुक्षी में हो गई। अब देखिए, यहाँ पे जो कुक्षी का मतलब लिया है चरकाचार्य ने, वो गर्भाशय के संबंधित लिया गया। लेकिन हम अगर देख के जाए तो कुक्षी का संबंध हम स्टमक से लेते हैं या फिर आमाशय से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको कुक्षी बताई गई है वो कुक्षी मतलब गर्भाशय। सो गर्भाशय में जो जीव उत्पन्न होता है, उस जीव को हम जिस संज्ञा देते हैं उसे हम गर्भ कहते हैं। जीव को हम क्या कहते हैं? गर्भ। सो ये बात कभी भूलना नहीं। क्या भूलना नहीं? कि पुरुष बीज और स्त्री बीज का जब संयोग होता है, उनके संयोग से एक जीव की उत्पत्ति होती है। कहाँ पे? कुक्षी भाग में। और जो जीव उत्पन्न होता है कुक्षी भाग में, हम उसे गर्भ समझते हैं। ठीक है, ये व्याख्या पाठ होनी चाहिए। ठीक है मास्टर। ये बच्चों, नेक्स्ट वाक्य ये है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, शुक्र शोणित गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृति विकार समुदायात्मकम या फिर समुर्जितम गर्भ इति उच्यते। ठीक है मास्टर। मास्टर, इसका मतलब बता, इसका अर्थ क्या है ये बता दे। चल बच्चा, क्या है? पहले इनमें वही स्टार्टिंग है कि शुक्र शोणिता, वही बताए। शुक्र मतलब पुरुष बीजा और शोणिता मतलब स्त्री बीजा। ठीक है, स्त्री बीजा। गर्भाशय स्तंभ, क्या है गर्भाशय स्तंभ? गर्भाशय स्तंभ मतलब ये स्थान है ना, स्तंभ मतलब गर्भाशय में।
ठीक है। सो ये क्या बोलते हैं कि पुरुष बीज और शुक्र बीज इनके संयोग से गर्भाशय इस स्थान पे, देखा चरकाचार्य ने गर्भाशय को कुक्षी कहा था, कुक्षी ही ऐसा कहा था, लेकिन सुश्रुत ने डायरेक्टली स्थान बताया गर्भाशय स्तंभ, और वही एस्पेक्ट का स्थान को चरकाचार्य ने कहा कुक्षी कहते बताया। ओके, सो इस स्थान पर मतलब गर्भाशय स्थान पर आत्म, प्रकृति और विकार से सम्मूर्छितम मतलब क्या बच्चा? सम्मूर्छितम मतलब सम्मूर्छितम इसका मतलब होता है संयुक्त हुआ या फिर मिला हुआ या फिर सब एस्पेक्ट को कलेक्ट किया हुआ, मतलब उसमें आत्मा भी है, उसमें प्रकृति भी है और उसमें विकार भी है। इन सारो सम्मूर्छितम, सम्मूर्छित हुआ हुआ या फिर युक्त हुआ हुआ ऐसा जो जीव उत्पन्न होता है उसे हम क्या संज्ञा देते हैं? उसे हम गर्भ कहते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ी सर्दी हो गई है बच्चा। ओके, उसे क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। अब मास्टर मुझे ये एक्सप्लेन कर दे कि ये आत्मा क्या बताया है, ये प्रकृति कौन सी और विकार कौन सा? अच्छा, या फिर एक एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं कि शुक्र और शोणित गर्भाशय में संयोग होने पर आत्मा, 8 प्रकृतियां या फिर 16 विकार जो उत्पन्न होते हैं उनका सबका संयोग से गर्भ कहते हैं। लेकिन मास्टर ये 8 प्रकृति कौन सी, ये 16 विकार कौन से, ये क्या है सा? देख बेटा, ये तो पढ़ता है पदार्थ विज्ञान में। पदार्थ विज्ञान में जब हम हमारी सृष्टि उत्पत्ति कहते हैं, अब उसमें आपको ये सारे एस्पेक्ट आते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये क्या होता है। देख बेटा, क्या होता है ना, जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है ये किस में आता है? सृष्टि उत्पत्ति में। अब सृष्टि की जो उत्पत्ति होती है वो सारा बताते हैं। ठीक है, देख सृष्टि की उत्पत्ति होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है अव्यक्त तत्व से। कौन सा तत्व? अव्यक्त तत्व। अव्यक्त तत्व मतलब जो व्यक्त नहीं होता। इसमें आते पुरुष और प्रकृति, मतलब इनका संयोग। ठीक है, फिर अव्यक्त तत्व से कौन सा तत्व बनता? महत तत्व, बरोबर। फिर महत से क्या बनता? महत से मास्टर अहंकार की उत्पत्ति होती। समझा इतना? यस मास्टर। ओके बच्चों, अब अहंकार के 3 प्रकार आते हैं। आपको जैसे पता ही है कि अहंकार के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हम इसे कौन सा अहंकार कहते हैं? सात्विक अहंकार या फिर सत्व, फिर राजसिक, और लास्ट वाला तम या फिर तामसिक। ठीक है मास्टर, गुड। अब देख क्या होता है ना, ये सात्विक और राजसिक ये दोनों मिलके 3 एस्पेक्ट की उत्पत्ति करते हैं। कितनी एस्पेक्ट की? 3। ठीक है, कौन सा सात्विक और राजसिक मिक्स हुआ तो 3 एस्पेक्ट बने। पहला क्या बना? पहले बने 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और एक बना मन। ठीक है, चेतना। ठीक है, और राजसिक और तामसिक इनके संयोग से बनता है पंच तन्मात्रा। इनके संयोग से क्या बनती है? पंच तन्मात्रा। अब तन्मात्रा क्या है मास्टर? तन्मात्रा मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंधा। ठीक है, वो 5 तन्मात्राओं की शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंधा, और इन 5 तन्मात्राओं से आगे बनते हैं आपके 5 महाभूत, जिसे हम पंच महाभूत कहते हैं। जैसे आपको पता है कि आकाश महाभूत में कौन से तन्मात्रा का प्राधान्य है? शब्द तन्मात्रा। वेरी गुड। फिर उसके बाद वायु में शब्द, स्पर्श, स्पर्श तन्मात्रा। ऐसे कर से ये है। ठीक है बच्चा, अब आपको क्या है ना, देख अब ये तो सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। अब इसमें पहले हम देखते हैं कि इनमें अब हमने हमारा गर्भ की उत्पत्ति आत्मा से होती है, अब प्रकृति से होती है। प्रकृति, अब इसमें प्रकृति कौन सी है? देख 8 प्रकृतियां होती है। कौन सी? ये 3 वाले मतलब अव्यक्त तत्व, दूसरी महत तत्व, तीसरा अहंकार, और ये 5 तन्मात्रा, और ये 5 तन्मात्रा। इनसे बनता है आपके अष्ट प्रकृति, मतलब ये सारे 8 प्रकृतियों से गर्भ मिलता है। ठीक है मास्टर, अब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और एक मन, इनसे बनता है
11 विकार हो गए। 5 5 10 और 11 मतलब 11 विकार, 5 प्रकृति, सॉरी अष्ट प्रकृति, 11 विकार, और इन सारों से सम्मूर्छित होता है आपका गर्भ। क्या बात है। इसलिए कहते हैं शरीर पंच महाभूतों से बना होता है, इसी वजह से, क्योंकि उसमें 8 प्रकृतियां होती है, 5 महाभूत आ गए और उसमें 3 घटक आ गए, वो अव्यक्त तत्व, महत और अहंकार। सिंपल। ये बस आपको एक्सप्लेन करना था कि इस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, बस बच्चा। और आपको सिर्फ जब व्याख्या आती है तो आपको इतना लिखा। अब आते हम बढ़ते गर्भ उत्पादक सामग्री की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलएक्यू है। गर्भ उत्पादक सामग्री या फिर गर्भ उत्पादक भाव। क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जा चुका है मल्टीपल टाइम्स कि राइट द गर्भ उत्पादक सामग्री या फिर भाव। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गर्भ उत्पादक भाव और गर्भ वृद्धि कम, ऐसे कंफ्यूज नहीं। गर्भ वृद्धि कर जो क्रम होता है वो मासानुमासी गर्भ वृद्धि क्रम, वो अलग है बच्चा। और ये जो गर्भ वृद्धि कर भाव है वो अलग, वो 4 ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अब मास्टर, हमें तो पता है कि गर्भ वृद्धि कर भाव 4 होते, कौन थे? ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीजा। ये तो 4 है, पता ही होते, कोई भी फर्स्ट ईयर का बच्चा उसको ये पता ही होते कि 4 गर्भ वृद्धि कर क्रम होते, ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। मैं बताता हूँ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सब बता। ठीक है बच्चा। अब ये जो 4 होते हैं इनको लिखना कैसे है? जैसे एलएक्यू आया तो लिखना कैसे है? देखिए, मैं आपको एक मॉडल क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला, बहुत सारे रचना के मॉडल क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला, और एक मॉडल क्वेश्चंस मैं खुद लिख के आपको प्रोवाइड करूंगा कि एग्जाम में आंसर लिखते कैसे, ये बताऊंगा। ठीक है बच्चा, वो मैं करने वाला, उसके लिए डोंट वरी, वो आपको सब प्रोवाइड होगा। ठीक है, लेकिन इस एलएक्यू का आंसर कैसे लिखना? सबसे पहले आपका मेन श्लोक लिखना जो है, उस श्लोक का जो भी स्पष्टीकरण आपको आता है वो लिखना। फिर उसके बाद 4 भाव है। पहला भाव कौन था? ऋतु। ऋतु में हमें 2 पॉइंट्स कवर करने हैं, एक रज प्रवृत्ति काल सब बताऊंगा और एक ऋतु काल सब बताऊंगा। द्वितीय भाव मतलब क्षेत्र आता, क्षेत्र में 4 आते, गर्भाशय, बीज वाहिनी, फिर डिंब ग्रंथि और योनि मार्ग, ये सारों को कवर करना। फिर तृतीय भाव अंबु एक्सप्लेन करना, और बीज में दोनों बीज एक्सप्लेन करना, पुरुष बीज और स्त्री बीज। इनके अकॉर्डिंग ही हम एलक्यू को प्रोसीड करेंगे, इनके अकॉर्डिंग ही हम एलक्यू को लिखेंगे। ठीक है, ओके मास्टर। चल, अब चलते हैं हमारे गर्भोत्पादक भाव के मेन श्लोक की तरफ। गर्भोत्पादक भाव का मेन श्लोक यहाँ पे बताया है कि क्या बताया गर्भोत्पादक भाव का मेन श्लोक? ये है, ध्रुवम चतुर्नथ सानिध्या गर्भस्याद् विधि पूर्वक ऋतु क्षेत्रम्बु बीजानां सामग्र्यालंकुरो यथा। ये श्लोक है, हमें याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, याद भी अगर याद हुआ तो बहुत सही, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिखना, और वो एक्सप्लेन करूंगा, देख भी कुछ। पहले इस श्लोक को लिखने से पहले हम सेकेंड लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, इसको उल्टा एक्सप्लेन करना है इस श्लोक को। देख बच्चा, क्या है? यथा। यथा मतलब मास्टर, यथा मतलब जिस प्रकार है, यथा मतलब जा प्रमाणे। मराठी में हम जा प्रमाणे बोलते हैं और हिंदी में हम जिस प्रकार है कहते हैं। यथा मतलब जिस प्रकार, यहाँ पे दृष्टांत है, हाँ? दृष्टांत एक्सप्लेन किया है। अब ये दृष्टांत बहुत इंपॉर्टेंट दृष्टांत है, क्योंकि दृष्टांत मतलब क्या? किसी एक चीज को स्पष्ट करने के लिए हम दूसरे किसी एग्जाम्पल का सहारा अगर लें तो उसे हम दृष्टांत कहते हैं। यहाँ पे जो 4 भाव है, मतलब जो गर्भवृद्धिकर भाव है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए 4 दृष्टांत का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, उनको दृष्टांत कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब देख, यहाँ पे जिस प्रकार है ऋतु, दूसरा क्षेत्र, तीसरा अंबु और चौथा बीज। सामग्र्याद, सामग्र्याद मतलब क्या? सामग्र्याद मतलब एकत्रित होना, सामग्र्याद मतलब एकत्रित होना, एकत्रित होने से अंकुरो, अंकुरो मतलब अंकुर की उत्पत्ति हो जाती है। अंकुर मतलब स्मॉल, इसे हम सीडलिंग भी कहते हैं। आपको पता है ना सीडलिंग क्या होता है? जब हम बीज पिरोते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ऑफ योर सीड, जब हम बीज पिरोते हैं, अगर ये, तब हमें पता है कि कुछ दिन बाद क्या होता है, ऐसे जमीन से एक छोटू सा, हम उसे सीडलिंग कहते हैं, छोटू सा एक प्लांट ग्रो होता है, उसे हम अंकुर कहते हैं या फिर सीडलिंग। कभी जो मटकी होती है, जो मूड वाले कडधान्य होते हैं, उनको कभी पानी में डाला है आपने? रॉ मटकी, ओके,
और उसको बाजार से लाई हुई वो नहीं है, वो तो ऑब्वियसली वो अंकुर की उत्पत्ति वाले ही होते हैं, जिसको पानी में डालना रात भर, ठीक है? और रात में सुबह देखना कि उसमें छोटे वाले अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, उसे हम अंकुर कहते हैं, वो वाले अंकुर होते हैं, जो ऐसे बीज से बाहर होते हैं ना, बीज से बाहर आते हैं, उनकी उत्पत्ति होती है, उसे अंकुर कहते हैं। अब उस अंकुर को उत्पन्न करने के लिए किन सामग्रियों को एकत्र आना पड़ा? पहली ऋतु, दूसरी क्षेत्र, तीसरा अंबु और चौथा बीज। अब हम इसके एस्पेक्ट में, दृष्टांत के एस्पेक्ट में जानते हैं ऋतु क्या होता है। ऋतु मतलब क्या? कि ऋतु मतलब एक अनुकूल वातावरण। ओके, ऋतु का मतलब है वातावरण, अनुकूल वातावरण। ऋतु मतलब अनुकूल वातावरण। मतलब क्या? मैं इसको ना पूरा मोड़ देता हूं, मतलब हमें लिखने के लिए आसानी हो बच्चा। इसको पूरा इरेज कर देता हूं। ये सारे आपको नोट्स में मिलेंगे ना, नोट्स बहुत सुंदर है। इससे आपको पता ही चल गया होगा कि कैसे नोट्स है हमारे। मैं इस पीडीएफ को एज ए सैंपल नोट्स अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे आपको सैंपल नोट्स मिल जाएंगे। वैसे तो आपको पता है कि हमारे पेपर वन के पूरे हिंदी नोट्स अवेलेबल है, जस्ट 20 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे। अगर कोई मराठी साइडर देख रहा हो तो उसके लिए दोनों पेपर के नोट्स रेडी हो गए, जस्ट सेकेंड पेपर के हिंदी वालों के लिए अपडेट बाकी है, वो जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन मराठी वाला दोनों को रेफर कर सकता है। ठीक है बच्चों, सो ये हो गई नोट्स की बात। अब हम आगे इसका पीडीएफ है सैंपल, आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कैसे होते हैं हमारे, तो वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, सो पहले मैंने बताया था कि ऋतु को हम वातावरण से कंपेयर करेंगे। वातावरण पर लेकिन कौन सा? लेकिन वर्षा काल। एक अपरेंटली वर्षा काल से हम ऋतु को कंपेयर करेंगे। वर्षा काल मतलब मानसून पीरियड, जहाँ पे बहुत सारे न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। सेकंड, क्षेत्र बताएं। क्षेत्र मतलब क्या? जमीन। ऐसी जमीन जो जमीन में फर्टाइल सॉइल कहते हैं ना, हाँ, उसका फर्टाइल सॉइल, उसका कंपैरिजन हम क्षेत्र से करेंगे बच्चे। ठीक है। थर्ड है अंबु का जो कंपैरिजन है वो हम वाटर से लेते हैं, फॉर द रोपटा, राइट? वाटर मतलब हमें पता है कि जैसे हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, वो क्या हुआ उस प्लांट के लिए? वो न्यूट्रिशन हुआ ना उस प्लांट का, वो अंबु मतलब जल। और फोर्थ है बीज। ऑब्वियसली अगर जो हम सीड डालेंगे, हम जो सीड पिरोएंगे, अगर वो सिर्फ सीड पक्व हुआ, अच्छा हुआ, तो ही हमारा सीडलिंग ग्रो होगा ना, तभी वो प्लांट बनेगा, फिर उसके बाद वो ट्री बनेगा, ऐसे उसकी ग्रोथ हो जाएगी। अगर सीड अच्छा है तो मतलब इन चार एस्पेक्ट का, मतलब ऋतु, क्षेत्र, अंबु और भी, ये चार अच्छे हुए तभी अंकुर की उत्पत्ति होगी। अब इन चार एस्पेक्ट का संबंध हम लेते हैं हमारे गर्भ के लिए। देख, ऋतु पहला, दूसरा क्षेत्र, ऋतु, क्षेत्र, तीसरा अंबु और चौथा बीज। देखिए बच्चा, ऋतु, ऋतु को जैसे हम अंकुर की उत्पत्ति के लिए क्या माना था? वर्षा ऋतु एज ए मॉनसून पीरियड, लेकिन यहाँ पे हम गर्भ की उत्पत्ति के लिए ऋतु मानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या मानेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्षेत्र, जैसे अंकुर की उत्पत्ति के लिए हमने क्षेत्र क्या माना था? फर्टाइल सॉइल माने थे, वैसे ही हम हमारे गर्भ की उत्पत्ति के लिए क्षेत्र मानेंगे यूट्रस। क्या मानेंगे? यूट्रस। वेरी गुड। ओके, जैसे ही हमने अंबु, हमारे अंकुर की उत्पत्ति के लिए अंबु क्या माना था? खतर माना था, पानी माना था, वैसे ही हम अंबु गर्भ की उत्पत्ति के लिए मानेंगे न्यूट्रिशन, जो उसको माता से मिलता है, वो भी गर्भनाड़ी से, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से या फिर प्लेसेंटा से बच्चा। ठीक है। और फोर्थ है बीज। आपको पता है कि अंकुर की उत्पत्ति के लिए बीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बीज की क्वालिटी अच्छी हुई तभी अंकुर की उत्पत्ति होगी। वैसे ही गर्भ की उत्पत्ति के लिए बीज होता है पुरुष बीज और स्त्री बीज, मतलब पुरुष बीज हुआ शुक्र और स्त्री बीज हुआ आर्तवा। ऐसे ये दो बीज यहाँ पे हम लेंगे। एक है हम शुक्र लेंगे, पुरुष बीज, दोनों को एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, और सेकंड हुआ आर्तवा, या फिर उसे हम स्त्री बीज कहेंगे। ठीक है। सो अगर ये चार ही कंडीशंस अच्छे हुए तभी गर्भ की उत्पत्ति होगी। वेरी गुड। अब हम इसको एक एक एस्पेक्ट के अच्छे से देखेंगे। पहला है ऋतु। ऋतु में दो एस्पेक्ट हमें स्टडी करने, मैंने बताया था एलक्यू के कैसे लिखना। पहला था रजो प्रवृत्ति कालः
और दूसरा था ऋतु काला। ठीक है, देखते हैं व्हाट इज, देख, ऋतु इज नथिंग बट मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो ऑन एन एवरेज 28 टू 29 डेज का होता है, लेकिन हर फीमेल में, हर स्त्री में वो वैरी करता है। ठीक है, दैट इज ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अब ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मतलब जो ऋतु है, उस पे हमें एक एस्पेक्ट स्टडी करना है, दैट इज ऑफ योर ऋतु, रजो प्रवृत्ति काला। व्हाट इज रजो? रजो व्हाट इज रजो? रजो इज नथिंग बट रजह। रजो इसका मतलब आया रजह से। व्हाट इज रजह? रजह मतलब रक्त का पर्याय है। ठीक है बच्चा, रजह मतलब रक्त, प्रवृत्ति मतलब बाहर निकलना, काल मतलब पीरियड। सो इनडायरेक्टली रजो प्रवृत्ति काल इज नथिंग बट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इन द सेंस, जो जिस काल में देख मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी 28 से 29 दिन की होता है, दैट इज ऑफ, मतलब ऑब्वियसली हर फीमेल की मेंस्ट्रुअल, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 टू 29। व्हाट इज साइकिल? एक के बाद दूसरा आना, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 या 29 दिन की, मतलब एक फीमेल में 28 या 29 दिन गुजरने के बाद उसका दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट व्हाट इज मेंस्ट्रुअल पीरियड? इस मेंस्ट्रुअल पीरियड को हम रजो प्रवृत्ति काल कहते हैं। मतलब इस काल में स्त्री के शरीर से 3 या 4 दिन का होता है, सुश्रुत कहते हैं ये 4 दिन का होता है। इस काल में स्त्री के शरीर से रजो की प्रवृत्ति होती है, मतलब ब्लड बाहर निकलता है, दैट इज मेंसेस। ओके, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड बाहर निकलता है, दैट इज मेंसेस बच्चा। अब इसकी व्याख्या बताई है सुश्रुत ने हमारे शारीर स्थान के, पहले इसको पढ़ लेते हैं, इससे हम बहुत अंकिन क्लैरिटी हो जाएगी। अब पहले बताते हैं ये तद वर्षात द्वादशात काले ही। ओके, क्या बताया है इन्होंने? रज प्रवृत्ति काल की शुरुआत बताई है कि रज प्रवृत्ति काल स्त्री में शुरू कब से होता है? तद वर्षात द्वादशात, मतलब 12 वर्ष के काल से। 12 वर्ष के काल से स्त्री के शरीर में रज की प्रवृत्ति शुरू हो जाती है। मतलब जैसी ही कोई भी स्त्री या फिर कोई भी फीमेल 12 इयर्स की हो गई, तब से उसके शरीर में हर महीने 3 या 4 दिन तक रज प्रवृत्ति का जो काल होता है, दैट्स वी कॉल्ड इट एज अ मेंस्ट्रुअल पीरियड, वो स्टार्ट हो जाता है बच्चा। ओके, वर्तमान असु का पुनः, मतलब वर्तमान तक, मतलब अभी तक वो, मतलब अप टू दी मेनोपॉज वो चलता है। ठीक है, अब देख, अब इसमें लास्ट वर्ड देख, क्षयम। क्षयम मतलब खत्म कब होता है, क्षयम मतलब इसका एंड कब होता है, ये बताया इस लाइन में। मतलब इस मेंस्ट्रुअल पीरियड का एंड कब होता है? जरा। जरा मतलब वृद्ध। पक्व, पक्व मतलब पक जाना। कौन पक जाता है? शरीर। याति 50, 50 मतलब 50, 50 वर्ष। इसका कहने का मतलब है जब शरीर 50 साल तक, मतलब कोई भी स्त्री का शरीर देख, 12 इयर्स में स्टार्ट हुआ, 12th इयर्स में स्टार्ट हुआ, 12 साल में, और 50 साल तक ये जो साइकिल है वो स्त्री में रजो प्रवृत्ति काल चलता है। और 50 साल में जब शरीर वृद्ध हो जाता है, जब शरीर पक्व हो जाता है, तब इस रज प्रवृत्ति काल का क्षय होता है। सिंपल, समझा? व्याख्या समझा तो एलैबोरेट कर पाएगा, बात खत्म। ओके, अब हम देखेंगे इसके बारे में कि जो है दैट इज ऑफ ऋतु काल। इसको देखने के लिए मैं आपको इसको एक सेपरेट पेज पर एक्सप्लेन करूंगा। क्या करूंगा मास्टर? सेपरेट पेज पर एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चल, इसको मैं आपको सेपरेट पेज पर एक्सप्लेन करूंगा, ऋतु काल। ठीक है, देख, हमारा दूसरा जो पॉइंट है हमारे ऋतु में, दैट इज ऑफ योर ऋतु काल। अब ऋतु काल को हम क्या कहते हैं? इसको ही हम मॉडर्न में अगर कंपेयर कर दिए ऋतु काल को, तो इसे हम फर्टाइल पीरियड से कंपेयर करते हैं। किससे कंपेयर करते हैं मास्टर? फर्टाइल पीरियड। देख बच्चा, क्या कहा है फर्टाइल पीरियड के बारे में या फिर इस ऋतु काल के बारे में, पहले व्याख्या में देखते हैं।
ऋतः तु द्वादश रात्रं भवति दुष्टार्थः। देख बच्चा, ऋतुः तु ऐसा मतलब ऋतुः तु मतलब ऋतुकाल, ऋतुः तु मतलब ऋतुकाल। अब ऋतुकाल कब शुरू होता है इसके बारे में बताएं। ठीक है बच्चा, ऋतुकाल मतलब फर्टाइल पीरियड। अब कब शुरू होता है इसके बारे में क्या बताएं। द्वादश रात्रम, रात्रम मतलब 12, द्वादश रात्र मतलब 12 दिन का। ओके, अब देख क्या बताया है ना, आपको पता है कि जो स्त्री में रज प्रवृत्ति काल कितना, 3 से 4 दिन तक, हम 4 दिन मान ले, सुश्रुत ने 4 दिन माना। अब जैसे ही रज प्रवृत्ति का काल खत्म हुआ उसके 12 दिन तक, देख समझ ले, रज प्रवृत्ति का काल एक दिन मतलब फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे समझते हैं, कोई स्त्री है उसमें एक दिन मतलब पहला डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और फोर्थ डे रज प्रवृत्ति काल है। अब फिफ्थ डे से फिर आगे के 16वां दिन तक जो अगले 12 दिन है तब तक जो काल होगा उसको मृदु काल कहते हैं या फिर फर्टाइल पीरियड कहते हैं। मतलब रज प्रवृत्ति काल जैसे खत्म हुआ उसके अगले 12 दिन तक जो भी काल स्टार्ट होता है दैट इज ऑफ योर ऋतु काल। समझा? यस मास्टर। लेकिन मास्टर तूने तो ये बता दिया कि बात एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट ना 12 दिन का, ये याद रख। ओके, लेकिन मास्टर तूने तो ये बता दिया कि ये ऋतुकाल कहते हैं, लेकिन ये ऋतुकाल होता क्या है, लेकिन इसमें होता क्या, देख बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर ने इतना सारा एस्पेक्ट है ना, बहुत प्रत्येक चीज में मतलब बहुत मतलब इसका कह नहीं सकते, इतना इतना डीप है और बहुत सुंदर है। देख बच्चा क्या है ना, स्त्री के शरीर में हमें जैसे मैंने बताया था कि अगले 12 दिन तक जो काल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको फर्टाइल पीरियड कहा जाता है। अब ये जो फर्टाइल पीरियड है बच्चा जो अगले 12 दिन तक चलेगा, उस फर्टाइल पीरियड में क्या होता है ना, अगर पुरुष का शुक्र आया मतलब पुरुष बीज और स्त्री का बीज आया, अगर इनका संयोग हुआ, ठीक है, अगर इनका संयोग हुआ, अगर इनका संयोग हुआ तो इनसे गर्भ की उत्पत्ति होती है। हाँ, अब क्या होता है, गर्भ की जैसे उत्पत्ति हुई, अब इस गर्भ को धारण करने का काम कौन है, गर्भाशय का। लेकिन इस काल में गर्भाशय गर्भ को धारण करने में बहुत ज्यादा सक्षम होता है। मतलब उस गर्भ की सक्षमता या फिर क्षमता या फिर शक्ति इस काल में बढ़ जाती है, इसीलिए इसको ऋतुकाल कहते हैं। हाँ, क्योंकि अगर गर्भ इतना सक्षम है गर्भ को धारण करने के लिए, गर्भ को पोषण करने के लिए, गर्भ को पालन करने के लिए, तो ऑब्वियसली गर्भ बहुत अच्छा पालन होगा, गर्भ का बहुत अच्छा पोषण होगा और गर्भ भी बहुत सुंदर उत्पन्न होगा। तो यही बात है बच्चा, इसी को ऋतुकाल कहते हैं। बहुत सुंदर एस्पेक्ट है बच्चा, यही मुझे बताना था आपके लिए। ठीक है, तो ये हमने देखा, इसमें लिखा भी है वहां पे, मैंने दिखाता हूँ, ये देखें, इसमें मैंने नोट्स में भी बहुत सुंदर पद्धति से लिखा है, वही जो मैं एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है बच्चे, अब हमारा सेकंड है दैट्स ऑफ क्षेत्र। व्हाट इज क्षेत्र? क्षेत्र मतलब क्या, क्षेत्र को ही हम अच्छी जमीन मतलब यूट्रस मानते हैं। मतलब जहां गर्भ की उत्पत्ति हुई है उसे हम गर्भ, जहां गर्भ की उत्पत्ति होती है उसे गर्भाशय कहते हैं। आशय और गर्भ आशय ना, आशय मतलब घर, गर्भ का घर कौन सा, यूट्रस, उससे उसकी वृद्धि होती है उसे गर्भाशय और गर्भशैया भी कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब हम जैसे ही क्षेत्र आया तो क्षेत्र में सिर्फ गर्भाशय को एक्सप्लेन नहीं करना, गर्भाशय मतलब यूट्रस नहीं, उसके साथ उसके जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, डायग्राम नहीं निकाला तो भी चलेगा लेकिन इनको एक्सप्लेन करना। किनको मास्टर बताता, पहले तो ऑब्वियसली तुझे एक्सप्लेन करना है गर्भाशय को। ये क्या है मास्टर? यस मास्टर, दिस इज ऑफ योर गर्भाशय। यस मास्टर, ये क्या है बच्चा? दिस इज ऑफ योर गर्भाशय। पहला पॉइंट है गर्भाशय। ओ गर्भाशय, गर्भाशय में क्या लिखेगा तू, देख गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय मांसपेशी से बना होता है। तो ये लिख दे कि गर्भाशय जो होता है ये अवयव
या फिर यहाँ से मांसपेशी से निर्मित होता है। अब गर्भाशय का स्वरूप बहुत सुंदर बताया हमारे संहिता में कि इसका जो स्वरूप है वो मत्स्याकृति के समान है। व्हाट इज मत्स्याकृति? मत्स्य मतलब फिश, आकृति डायग्राम मतलब फिश के आकृति के समान। ओके, मतलब ये भी मत्स्य कौन सा? ओके, मत्स्य की आकृति के समान बताया। ठीक है मास्टर। और ये इसका कर्म बताना, 2 कर्म है इसके, बहुत सिंपल कर्म है। एक तो गर्भ का धारण करना और दूसरा गर्भ का पोषण करना। ये 2 कर्म है हमारे गर्भाशय के, भूलना नहीं, ये 2 कर्म है हमारे गर्भाशय के। सिंपल 3 पॉइंट्स लिखना, क्या आ जाता है बच्चों। ठीक है, अब सेकंड एक्सप्लेन करेंगे इसको। ये क्या है? इसको तो पता है ना आपको, कहते हैं व्हाट इज, इसको हमें पता है क्या कहते हैं, फलोपियन ट्यूब। ओके, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बीजवाहिनी। बीजवाहिनी को एक्सप्लेन कर दे, इसको कहना कि गर्भाशय के दोनों ओर जो नलिका स्वरूप होता है उसको हम बीजवाहिनी कहते हैं। सिंपल, मैंने नोट्स में लिख दिया है, ठीक है, तू पढ़ ले बाद में। फिर इसको, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना, ये क्या होती है? दिस इज ओवरी। थर्ड पॉइंट है, दिस इज ओवरी। ओवरी को हम डिंब ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंब ग्रंथि। इसको एक्सप्लेन कर देना, इसको भी कह सकता है कि दर माह में डिंब ग्रंथि से मतलब ओवरी से एक आर्तवा या फिर स्त्री बीज बाहर निकलता है। और ये जो डिंब ग्रंथि होती है ये गर्भाशय के दोनों ओर होती है। सिंपल्स। और लास्ट में होता है, इसको एक्सप्लेन कर दे, इसको क्या कहते हैं? यस, इसको योनि कहते हैं। योनि मतलब वेजाइना, और योनि को ही दूसरा एक बहुत सुंदर नाम है अपत्य पथ। अपत्य पथ कहते हैं। अपत्य पथ नहीं, अपत्य लिख देगा, अपत्य। अपत्य मतलब बच्चा, गर्भ। गर्भ जिस मार्ग से बाहर निकलता है उसी को हम अपत्य पथ या फिर वजाइना योनि। देख यहाँ पे लिख दिया है, वो तू पढ़ ले अच्छे से, वो नोट्स में बताया है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज अम्बु। अम्बु मतलब मैंने बताया था कि अम्बु इज नथिंग बट न्यूट्रिशन। जैसे जल होता है एक अंकुर के लिए, वैसे यहाँ पे न्यूट्रिशन। स्त्री शरीर से गर्भ शरीर को मिलने वाला जो रस धातु और रक्त धातु होता है उसी की तुलना तो जल से की गई है, और उसी को तो हम जल न्यूट्रिशन कहते हैं। इससे गर्भ की वृद्धि होती है, गर्भ का पोषण होता है। यहाँ पे देख पा रहा हूँ प्लासेंटा नंबा लिख लो। मैं एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाऊंगा, इसका मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी होता है। एम्ब्रियोलॉजी पर एक एसएक्यू ही होता है, एलएक्यू नहीं आएगा। सो उसको थोड़ा लेटर ऑन पढ़ूंगा, पहले एलएक्यू के टॉपिक्स कवर कर लूँ, फिर एसएक्यू के टॉपिक्स कवर करूंगा बच्चा। ठीक है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज ऑफ फिर बीजा, वेरी इंपॉर्टेंट। बीज में इसमें हम 3 एसएक्यू, 2 एसएक्यू होंगे और एक एलएक्यू का ये पार्ट भी हो जाएगा। बीज क्या होता है? बीज इज नथिंग बट स्त्री बीज और पुरुष बीज के संयोग से गर्भ की उत्पत्ति होती है। और 2 प्रकार के बीज होते हैं, हमें पता है। एक जो प्रकार है बीज का वो है पुरुष बीज, पुरुष बीज को ही शुक्र कहते हैं। और जो दूसरा प्रकार है बीज का उसे हम स्त्री बीज कहते हैं, स्त्री बीज को ही आर्तव कहेंगे। हमें 4 पॉइंट्स में प्रत्येक बीज को एक्सप्लेन करना है। कौन से देख, पहला मैं एक्सप्लेन करूंगा शुक्र बीज को। किसको एक्सप्लेन करूंगा? शुक्र बीज। देख पहले एक्सप्लेन करूंगा मैं शुक्र बीज को। 4 पॉइंट्स है इसलिए पहला पॉइंट लिखता हूं पर्याय। पहला पॉइंट क्या लिखा? पर्याय। शुक्र का पर्याय क्या है? शुक्र का पर्याय है तेज। फिर और क्या है मास्टर? वीर्य। तेज लिख सकता, वीर्य लिख सकता, ये सारे किसके पर्याय हैं? शुक्र के। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन करना है शुक्र को, दैट इज ऑफ योर स्वरूप। शुक्र का स्वरूप, शुक्र का स्वरूप सौम्यम शुक्रम। शुक्र का स्वरूप कैसा होता है? सौम्य स्वरूप का। हाँ, मतलब जो शुक्र होता है वो बहुत ही सौम्य होता है, उसमें अग्नि महाभूत नहीं होता, आर्तव में अग्नि होता है, इसलिए आर्तवम अग्नियम ऐसे स्वरूप है उसका, उसमें अग्नि महाभूत प्रधान है, ये बहुत सौम्य है। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये, और वो है व्याख्या। व्याख्या कह सकते हैं या फिर शुद्ध शुक्र लक्षण। क्या कहेंगे? शुद्ध शुक्र लक्षण। शुद्ध शुक्र लक्षण का एक श्लोक है, याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवा के टाइम पूछते हैं या फिर एग्जाम में लिखा, बहुत सुंदर मार्क मिलेंगे। क्योंकि ये ऐसे क्यों पूछा जाता है कि लाइक द
राइट अबाउट शुद्ध शुक्र लक्षणा। तो आपको यहाँ पे श्लोक लिखना पड़ेगा। क्या श्लोक है शुद्ध शुक्र लक्षण? स्फटिकाव द्रव, स्फटिका मैं बताता हूँ। स्फटिकाव द्रवम स्निग्धम शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु, मतलब यहाँ पे श्लोक है। इतना तो थोड़ा सा याद नहीं बच्चों, देख मैं बताता हूँ। देख, स्फटिकाव द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगन्ति च शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तैलक्षौद्र निबद्धता। याद आ जाता है, मतलब थोड़ा सा भूला भूला लेकिन याद आ जाता है मेरे को। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देख, पहला है स्फटिकाभ। स्फटिकाभ मतलब देख, स्फटिकाभ, स्फटिक आभ, आभ मतलब वर्ण या फिर उसके समान, स्फटिक के समान, द्रव है, स्निग्ध है, मधुर है। देख, पहला मधुर और फिर मधु आया, लेकिन जो पहला मधुर है वो रसात्मक है, दूसरा मधु है वो गंधात्मक है। ठीक है, मधुर रस वाला भी है, मधुर गंध वाला भी। शुक्रम इच्छन्ति, इसी को शुक्र कहते हैं। केचित्तु तैल क्षौद्र निबद्धता, तैल के समान क्षौद्र, क्षौद्र मतलब मधु के समान गाढ़ा होता है या फिर दिखता है, उसे हम शुक्र कह रहे बच्चा। और ये भी तू लिख सकता है, ये लिखा तो बहुत सुंदर। वो कैसा है ना, कभी कभी क्वेश्चन पेपर प्रेजेंट करने में टैक्ट होनी चाहिए। आता तुझे सब है, लेकिन पेपर प्रेजेंट करने की टैक्ट, ये जो भी निकलेगा, ये चार्ट जो भी निकालेगा, उसको एग्जामिनर अरे इसको तो आता है, मार्क दे देगा। लेकिन तूने पैराग्राफ पैराग्राफ लिखा तो होगा क्या, राजन वो पढ़ नहीं पाएगा, उतना पैराग्राफ वो पढ़ते नहीं है। लेकिन अगर तूने वो पैराग्राफ फॉर्म, टेबल फॉर्म, तो वहाँ मेरे नोट्स देख, टेबल फॉर्म होंगे, पैराग्राफ नोट्स फॉर्म है, पॉइंट्स फॉर्म है, बुलेट्स फॉर्म है, ऐसे ही पेपर लिखना पड़ता। ठीक है, मैं एक मॉडल पेपर एक्सप्लेन करूंगा बच्चा। ओके, और अगर आपको भी चाहिए कि मैं एक्सप्लेन करूं, लिखूं मॉडल पेपर और को प्रोवाइड करूं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, स्वरूप बता दिया है, पर्याय देख 4 है इसमें, तेज है, रेतस है, बीज और वीर्य। अब लास्ट आता दैट इज फिर बीज। बीज को ही हम क्या कहते हैं? बीज को स्त्री बीज कहते हैं या फिर आर्तव कहते हैं। पर्याय कौन से? आर्तव है, फिर उसके बाद आर्तव है, फिर अग्नि भी है, अग्नि भी एक पर्याय बताया, रज है, बहुत सारे पर्याय। ठीक है, अब इसकी व्याख्या, ऋतो भवन तदार्तवम, क्या व्याख्या है? ऋतौ भवन तदार्तवम, बहुत सुंदर व्याख्या है। ऋतौ, ऋतौ मतलब ऋतुकाल, मैंने अभी आपको ऋतुकाल पढ़ा है। ऋतुकाल मतलब क्या होता है? फर्टाइल पीरियड। और आपको मैंने बताया कि जो ऋतुकाल होता है या फिर जो फर्टाइल पीरियड होता है, वहां पे दर माह में एक स्त्री बीज बाहर निकलता है। मतलब जो रजस्त्राव के बाद जो 12 दिन होते हैं, उस 12 दिन में एक स्त्री बीज बाहर निकलता ही है। उसी को तो हम आर्तव कहते हैं, उसी को तो हम स्त्री बीज कहते हैं। और तभी अगर शुक्र वहां पे आ जाए तो गर्भ की उत्पत्ति होगी, मतलब प्रेगनेंसी वहां पे डेवलप होगी बच्चा। अब हम बताते हैं इसका स्वरूप कैसा है? आग्नेयों के समान है। आग्नेय मतलब मास्टर अग्नि महाभूत का प्रधान है संपन्न। अब शुद्ध शुक्र, शुद्ध अर्थ वाला लक्षण बता। पहला वर्ड शशा सुकम प्रतिमम। देख, यहाँ पे 2 वर्ड है, शश और दूसरा वर्ड है अश्रुक। व्हाट इज शश? शश मतलब ससा, अश्रुक मतलब रक्त, प्रतिम मतलब समान। ओके, मतलब ये जो आर्तव होता है, जो शुद्ध आर्तव है, वो जो शुद्ध आर्तव है वो खरगोश के रक्त के समान होता है, उसके वर्ण। ओके, और यद्वा, और एक उपमा दी गई है, यद्वा लक्षा रसोपम। लक्षा देखिए, लक्षा के रस के समान जो होता है, उपमम है ना, उपमम मतलब समान, उसी के जो समान होता है, उसी वो ही शुद्धार्तव है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दृष्टांत बताया बच्चा। देख, पीछे से स्टार्ट करते हैं, यद्वासो। यद्वासो मतलब जिसपे न विरंजयत। देख क्या है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला इन्होंने बताया कि अगर कोई एक हम वस्त्र लेते हैं, अगर कोई भी सफेद वस्त्र है, अगर उस पे आर्तव लग जाए, लेकिन वो आर्तव शुद्ध वाला है, अगर वो धोने से निकल जाए तो वो शुद्ध वाला है। हाँ, लिखा है देख, तद आर्तवम प्रशंसन्ति, मतलब उस आर्तव की प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा करनी मतलब उस आर्तव को शुद्ध मानना चाहिए।
किस आर्तव को शुद्ध मानना चाहिए मास्तव? यद्वासो न विरंजेत, मतलब जिस आर्तव का धब्बा ऐसा ठहरता नहीं है, मतलब वो उस आर्तव का धब्बा किसी भी वस्त्र पर इजीली निकल जाता है, उस आर्तव को शुद्ध मानना चाहिए। सिंपल, मतलब सुश्रुताचार्य ने कौन सा आर्तव शुद्ध है और कौन सा आर्तव अशुद्ध है, इसके बारे में बताते हुए ऐसा कहा है, अगर आर्तव का दाग किसी वस्त्र पे लग जाए, अगर वो धोने पर वो निकल जाए पूरी तरह से, तो वो आर्तव शुद्ध बताया है, उसी को शुद्ध आर्तव लक्षण बताया मास्टर। ठीक है बच्चा? यस मास्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमने देखे थे बस 5 क्वेश्चंस पढ़ लिए, 3 ऐसे क्यों देखे और एक एलए क्यों देखा, 4 क्वेश्चन देख लिए। बहुत सुंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में सिर्फ हमें 2 बचते हैं, 2 ही एलए क्यों है अगले लेक्चर में, वो हम देख लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चा। यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा है सो दिस इज मीन्स अ लॉट टू मी। और लास्ट पॉइंट है क्विज टाइम। ये क्विज मल्टीपल चॉइस है, हमारे मिनी टेस्ट सीरीज है। हम हर लेक्चर के बाद डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ होता है, और ये गूगल फॉर्म होता है, उसको आपको क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी, रिविजन होगा। बहुत सुंदर एस्पेक्ट है, अगर ये सॉल्व नहीं किए तो यू आर मिसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि जो क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में वो यहीं से आएंगे, और संडे की एग्जाम देना मतलब देना ही है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गर्भशारी 1। इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें 2 एलए कवर होंगे। So this is all about this video. Hope you like this video. Keep sharing.